सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नासिक में सहकारिता सम्मेलन का किया संबोधन। अमित शाह ने कहा, किसानों की मांग पर मोदी सरकार ने आज़ादी के 75 सालों बाद एक अलग सहकारिता मंत्रालय का किया गठन। फूलों की खेती से किसानों को मिल रहा है अधिक लाभ। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में 770.83 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 20,000 मीट्रिक टन फ्लोरिकल्चर उत्पादों का किया निर्यात। किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती में ले रहे हैं पूरी दिलचस्पी। भारत में सौर भौतिकी शोध के 125 वर्ष पूरे होने पर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन का आयोजन। देश में सौर खगोल भौतिकी की शुरुआत में संस्थान की है अहम भूमिका। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नासिक में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने बताया कि किसान बहुत लंबे समय से अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने किसानों की मांगें मानकर आज़ादी के 75 सालों बाद एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। अमित शाह ने इस मौके पर शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शरद पवार 10 सालों तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अलग सहकारिता मंत्रालय नहीं बनाया। पवार साहब, आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता था। आप महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है? चीनी मिलों के लिए क्या किया है? पैक्स के लिए क्या किया है? किसान के लिए क्या किया है? कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है? सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है पवार साहब। सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसानों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए एथनॉल की योजना, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन जैसे अनेक कार्य किए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। चीनी मिलों के लिए इथेनॉल की योजना लाए, इनकम टैक्स का मसला हल किया, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, पैक्स के मॉडल बायलॉज आए और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु में इस सप्ताह भारत और विदेश से 200 से अधिक सौर भौतिक विज्ञानी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सौर चुंबकत्व
सौर तारकीय संबंध और अंतरिक्ष मौसम जैसे क्षेत्रों में शोध पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गौरतलब है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा कोडिकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सूर्य, अंतरिक्ष मौसम और सौर तारकीय संबंध विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये वेधशाला फोटोग्राफिक छवियों को अपने संग्रह के माध्यम से सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी पर इसके प्रभाव के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती रही है। देश में सौर खगोल भौतिकी की शुरुआत में इसकी अहम भूमिका है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष तथा IIA की शासी परिषद के अध्यक्ष श्री AS किरण कुमार ने उद्घाटन समारोह से संबोधन करते हुए कहा कि इसरो के पास अंतरिक्ष में सौर भौतिकी अनुसंधान में मदद करने की सभी क्षमताएं हैं। उन्होंने शोधकर्ताओं और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे नए उपकरणों के बारे में विचार प्रस्तुत करें जिन्हें इसरो प्रक्षेपित कर सके। पंचायती राज मंत्रालय ने 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 600 से अधिक पंचायत सदस्यों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इन विशेष अतिथियों को अपने अपने पंचायतों में प्रमुख योजनाओं के तहत लाभार्थियों की परिपूर्णता पर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। इन योजनाओं में हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, PM मुद्रा योजना, PM विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित पंचायत सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास, जल तथा स्वच्छता, जलवायु कार्रवाई जैसे प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। गणतंत्र दिवस पर ये विशेष आमंत्रित पंचायत सदस्य अपने परिवार के सदस्यों के साथ परेड की भव्यता के साक्षी बनेंगे। और अब चलते हैं झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद में किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। VKS एग्री फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित इस मेले में झारखंड सरकार के कृषि निदेशालय की ओर से 25 प्रकार के कृषि उत्पादों का स्टॉल लगाया गया था। इस मेले में काला आलू, चिया सीड, काला चावल, लाल चावल, काली हल्दी, रामदाना, काला नमक, किरण चावल, शुगर फ्री चावल, सोनामती आटा, काला आटा, पेपरमिंट तेल और तुलसी तेल जैसे अनूठे और पौष्टिक उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की गई। और भारत सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उनमें से एक है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। इस योजना का मकसद है कि किसानों को आधुनिक और प्रभावी यंत्रों के साथ खेती करने में मदद मिले, जिससे उनकी उत्पादकता और आय दोनों में ही बढ़ोतरी हो सके। इस योजना के तहत किसानों को कई कृषि उपकरणों पर सब्सिडी भी मिलती है। इन मशीनों से किसानों की मेहनत कम होती है और उनका फायदा ज़्यादा होता है। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर और अन्य आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। इस सब्सिडी की मदद से किसान नए और बेहतर यंत्र खरीद सकते हैं जो खेती को आसान और अधिक उत्पादक बनाते हैं। किसान इस योजना के लिए अपने नज़दीकी कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि ज़मीन के कागजात, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण जमा करने होते हैं। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, रुपाई मशीन, संवर्धन यंत्र। इस योजना से सरकार की उम्मीद है कि किसान अपने खेती के तरीक़े को बेहतर बनाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और देश में खाद्यान्न सुरक्षा बढ़ेगी। आज फूलों की मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है और इस शादी, जन्मदिन व सालगिरह के मौके पर सजावट के कार्यों में होने के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी काफ़ी किया जाता है। बढ़ती मांग को देखते हुए किसान अब फूलों की व्यावसायिक खेती करने लगे हैं और इससे बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी से लेकर ट्यूलिप और डालिया तक तमाम फूल जहां स्वच्छ और सुंदर वातावरण देते हैं, वहीं इसकी खेती किसान भाइयों के लिए मुनाफे का सौदा होती है। फूलों के बढ़ते उपयोग ने फूलों की खेती को आज के दौर में एक बड़े व्यवसाय का रूप दे दिया है। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती का रुख करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा के किसान भी फूलों की खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये गेंदा है, एक तो फूलों की खेती जो हमने ये पौधा बोया है
ये है गर्म बीज। ये जो नौरते आ रही है ना चैत के, इनमें फूल तैयार हो जाएगा खिलकर। फिर एक गर्मी की खेती वो होती है, जिसमें होती है कटिंग आती है, वो उसमें गोल फूल रहता है। वो खेती कटिंग वाली जो होती है वो तो चिकनी मिट्टी में होती है, और ये जो वाली खेती जो हम इस टाइम तैयार कर रहे हैं ये किसी भी मिट्टी में हो जाती है। ये हमारे यहाँ तो गुलाब होता है गर्मियों में, और सदाबहार होती है, कोचिया होता है गर्मियों में। इसमें मिट्टी दोनों तरफ की चल जाती है, रेतीली भी चल जाती है और नरम टाइप की भी चल जाती है। फूलों की खेती करने वाले इन किसानों का कहना है कि फूलों की खेती से उन्हें अधिक लाभ हो रहा है। तीन बेर खेती ले लेते हैं हम एक साल। हाँ, ये खत्म होएगी, इसमें हम सावन वाला फूल बोएंगे, उसमें कटिंग होते हैं। फूलों की खेती में बहुत लाभ है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के डेटाबेस के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत में फूलों की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 285,000 हेक्टेयर था, जिसमें 2284,000 टन खुले फूल और 947,000 टन कटे हुए फूलों का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में 717.83 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 20,000 मीट्रिक टन फ्लोरिकल्चर उत्पादों का निर्यात किया। इस क्षेत्र के असाधारण प्रदर्शन के कारण वर्ष 2030 तक इसके 7.4% दर के साथ 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की उम्मीद है। सनराइज उद्योग के रूप में चिन्हित फूलों की खेती का रकबा बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार की योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद फ्लोरिकल्चर मिशन जैसी योजनाओं का इसमें काफी योगदान रहा है। केंद्र की तमाम योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। इन योजनाओं के लागू होने के बाद से भारत में फल, सब्जियों और फूलों के उत्पादन के साथ ही निर्यात का दायरा भी काफी बढ़ा है। कैश क्रॉप के नाम से जानी जाने वाली फूलों की खेती को केंद्र सरकार भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। कैमरामैन योगेश के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 23 जनवरी को आलू का भाव रहा 1650 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 150 रुपए टूटकर 1500 रुपए हो गया। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 24 जनवरी को इसका भाव 100 रुपए चढ़कर 800 रुपए से 900 रुपए पर पहुँच गया। जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान आलू के सौदे स्थिर भाव पर हुए। 23 जनवरी को यहाँ आलू का भाव रहा 500 रुपए, जो कि 24 जनवरी को भी 500 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 जनवरी को आलू की खरीद 850 रुपए पर हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में आलू नरमी के साथ बिका। यहाँ 23 जनवरी को आलू का भाव रहा 1220 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 20 रुपए टूटकर 1200 रुपए हो गया। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ साल पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जनवरी को लहसुन का भाव था 10,000 रुपए। 24 जनवरी को इसके भाव में 105 रुपए का उछाल आया और भाव 10,105 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 24 जनवरी को लहसुन का भाव 1,000 रुपए चढ़कर 26,500 रुपए से 27,500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 23 जनवरी को इसका भाव रहा 20,000 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 2,000 रुपए की भारी कमजोरी के बाद 18,000 रुपए पर आ गया।
इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 जनवरी को लहसुन का भाव था 18,500 रुपए। 24 जनवरी को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 18,300 रुपए पर हुए। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के किसानों को सलाह है कि वो फसलों को ठंड से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करें। सरसों, गेहूं, आलू और मटर की खड़ी फसलों को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे में शाम के समय जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। किन्नू के नए पौधों को पॉलीथीन या पुआल से ढकने का काम करें ताकि कम तापमान में पौधों को खराब होने से बचाया जा सके। यहाँ के किसान जरूरत पड़ने पर फसलों में विशेषज्ञों की सलाह से रसायन और उर्वरक डालें। गुजरात के शुष्क इलाकों में मौसम और मिट्टी की नमी की जरूरत को देखते हुए फसलों में हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान रबी की अगेती और समय पर बोई गई फसलों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में इलायची की फसल में हल्की सिंचाई करें। यहाँ के पुराने जलोढ़ इलाके में बोरो धान की नर्सरी बोने का काम करें। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाकों में बोरो धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। यहाँ के किसान कम तापमान को देखते हुए खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाकों में सरसों की फसल में फूल या फली आने के दौरान हल्की सिंचाई जरूर करें। बिहार की बात करें तो यहाँ के किसान टमाटर, मटर, आलू और मक्का की फसलों को कम तापमान के प्रकोप से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पछेती किस्म की प्याज की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान पछेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है।
रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अब खास खबर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो भारत के दौरे पर हैं। वो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अतिथि राष्ट्रपति का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो राजघाट भी गए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हुआ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा को प्रत्यार्पण की दी मंजूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे। पार्टियों ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा। दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारी अपने स्टार प्रचारकों की फौज। पार्टी के बड़े नेता रैली और जनसभाएं कर जनता से मांग रहे समर्थन। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के पास मिले सदियों पुराने कुएं की खुदाई की जा रही है। इतिहास की पुस्तकों में संभल में कुल 19 कुओं का है उल्लेख, जिनमें से अब तक 17 कुओं की कर ली गई है पहचान। महाकुंभ का आज 13वां दिन। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 10.80 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। 24 जनवरी को रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों और 39.76 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के साथ ही कुल 58.76 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया। बदमाश नईम ने 9 जनवरी को मेरठ में अपने सौतेले भाई मोइन और उसके 3 बच्चों और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। संपत्ति विवाद के चलते नईम ने इस जघन्य वारदात को दिया अंजाम। कश्मीर को देश के कई हिस्सों से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से शुक्रवार शाम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंची। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील के मुहाने पर 5 दिवसीय सांभर फेस्टिवल चल रहा है। महोत्सव में सैलानियों को राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और खान पान सहित परंपराओं व विरासत को करीब से देखने का मिल रहा है अवसर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जनवरी को समाप्त सप्ताह में $1.88 अरब घटकर $623.983 अरब रहा। आरबीआई के अनुसार इस अवधि के दौरान स्वर्ण भंडार $1.063 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर $68.947 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश भर के बड़े बड़े शहरों में पुलिस अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लगातार लहरा रहा है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो नई उपलब्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।